Hello everyone, welcome to my channel AEC आदित्य एजुकेशन फॉर कॉमर्स क्लासेस। यहाँ पर आपको कॉमर्स के रिलेटेड सारा सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाएगा, सारा सिलेबस को यहाँ पर आपका कंप्लीट करवाया जाएगा और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर क्वेश्चंस विद आंसर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया जाएगा। आप मेरे साथ बने रहिए और इसके साथ साथ आपका यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा और आपका लर्निंग में एक अलग से एज मिलने वाला है। कॉस्टिंग का सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग का चैप्टर है मटेरियल कॉस्टिंग। तो आज हम लोग मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका वेटेज 6 + 6 12 मार्क्स का है बीकॉम में। अब जब मटेरियल कॉस्टिंग कर रहे हम लोग सबसे पहले इसका बेसिक को समझते हैं, क्योंकि हम लोग जब तक इसका बेसिक को नहीं समझेंगे हम लोग का चैप्टर्स का जो बेस है वो अच्छा से बन नहीं पाएगा। तो इफ़ आई वांट टू मेक इट इंटरेस्टिंग तो मुझे इसका बेस को समझना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज़ ऑल अबाउट मटेरियल कॉस्टिंग। तो हम लोग को पता है कि जब भी हम लोग कोई गुड्स को बनाते हैं, कोई फिनिश गुड्स को बनाते हैं, तो हम लोग को रॉ मटेरियल का ज़रूरत पड़ता है। इस रॉ मटेरियल में हम लोग लेबर को लगाते, लेबर क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है, इसको कन्वर्ट करता है फिनिश गुड्स में, इसको कन्वर्ट करता है फिनिश गुड्स में। अब यहाँ पर जो दिख रहा है हम लोग का जो मटेरियल, इस मटेरियल को खरीदने का मुझे कॉस्ट लगता है। इस लेबर को जो कन्वर्ट कर रहा है फिनिश गुड्स में, इसको भी मुझे कॉस्ट लगता है और अल्टीमेट जब इसको हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं उसको भी कन्वर्ट करने में कुछ सर्टेन कॉस्ट हम लोग को लगता है। अब ये इंडिविजुअल अगर देखा जाए तो कॉस्टिंग में ये सभी के अपना अपने चैप्टर बनाए गए। मटेरियल से हम लोग का मटेरियल कॉस्टिंग बना हुआ है, लेबर से हम लोग का लेबर कॉस्टिंग बना हुआ है और बाद बाकी इसको कन्वर्ट करने में जो भी मेरा खर्चा लग रहा हो, चाहे वो डायरेक्ट नेचर का हो या इनडायरेक्ट नेचर का हो, जितना भी इसमें को खर्चा लग रहा है वो सारा खर्चा को इनकर करने के बाद जो हमको यहाँ पर फिनिश गुड्स मिलता है। अब ये भी कॉस्ट जनरली क्या बोला जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जितना भी मेरा बाद बाकी एक्सपेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हम लोग को समझना है जब भी हम लोग मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हैं फिनिश गुड्स में, तो राइट यहाँ पर जो मटेरियल कॉस्ट, यहाँ पर जो हमको दिख रहा होगा मटेरियल कॉस्ट, ये मेरा मेन मटेरियल है जिससे हम फिनिश गुड्स बना रहे हैं। अब इस मटेरियल को हम लोग एक्वायर करते हैं, कहीं से एक्वायर करते हैं। अभी एक्वायर करने से लेके इसको फैक्ट्री तक पहुंचाना, फिर फैक्ट्री में जाकर इसको गुड्स में कन्वर्ट करना, इस बीच का बहुत सारा कॉस्टिंग है। तो हम लोग आज क्या करेंगे, हम लोग आज स्पेसिफिकली मटेरियल कॉस्टिंग की आज बात कर रहे हैं। बाद बाकी यहाँ पर आपको जो दिख रहा होगा लेबर, बाद बाकी जो आपको यहाँ पर दिख रहा है फिनिश गुड्स को बनाने में जो ऑर्डर एक्सपेंसेस कर रहा है, इसका जो पर्टिकुलर चैप्टर्स बना हुआ है, हम लोग को कम्प्लीटली आज फोकस किसके ऊपर करना है, मटेरियल कॉस्टिंग के ऊपर करना है। अब जब मटेरियल का ही बात बोले तो मटेरियल भी दो तरह का निकल के आता है, एक डायरेक्ट मटेरियल होता है और एक इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। राइट, डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। तो हम लोग यहाँ पर जो स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि इनडायरेक्ट मटेरियल का जो कॉस्ट होता है वो बहुत मिनिमम रेंज का होता है, बहुत मिनिमम होता है, बट डायरेक्ट का जो खर्चा होता है वो मैक्सिमम होता है। इस वजह से हम लोग का जो कॉस्टिंग होगा वो डायरेक्ट मटेरियल के रिलेटेड होगा। ये जैसे आपको एक इंट्रो दे रहे जिससे हम इस चैप्टर्स को अच्छा से समझ सके। सो वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्टिंग। आज हम लोग जो भी करेंगे डायरेक्ट मटेरियल के रिलेटेड करने वाले। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देंगे, उस एग्जाम्पल्स के बेस पे पूरा चैप्टर को समझेंगे। ये मेरा इंट्रो वाला पार्ट था, थोड़ा सा मैंने बता दिया कि जब भी हम लोग मटेरियल कॉस्टिंग करते हैं तो मुझे रॉ मटेरियल लगता है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए हमको लेबर लगता है,
और उसके बाद उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए और भी मुझे जितना खर्चा लगता होगा, जो अदर एक्सपेंसेस होता है, वो डायरेक्ट नेचर का भी हो सकता है, इनडायरेक्ट नेचर का भी हो सकता है। अब एक बात यहाँ पर मैंने क्या बताया, मटेरियल का दो कॉस्टिंग होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सिमिलरली लेबर का भी दो तरह का कॉस्ट होगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जैसा मैंने इसका बताया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी मेरे अदर एक्सपेंसेस लग रहा होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जितना भी आपको यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस दिख रहा है, जितना भी आपको यहाँ पर इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस दिख रहा होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पर जो अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिख रहा हो, ये सबको मिला के हम लोग बोलते हैं ओवरहेड्स। तो हम लोग का जो बीकॉम में जो सेकेंड सेमेस्टर का जो प्राइमरीली जो मेरा 3 चैप्टर्स है, दैट इज़ मटेरियल, सेकंड इज़ लेबर, और जो मैंने आपको इनडायरेक्ट नेचर का जितना एक्सपेंसेस दिखा रहा है इसको ओवरहेड बोलते हैं। इसका भी एक इंडिविजुअल चैप्टर बना है ओवरहेड के ऊपर। सो वी हैव प्राइमरीली 3 चैप्टर्स, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। तो आज हम लोग स्पेसिफिक इसके बारे में डिस्कस करने वाले, आज हम लोग स्पेसिफिक डिस्कस करने वाले डायरेक्ट मटेरियल का। सो आई विल टेक सम एग्जांपल जिसके बेसिस पे हम लोग आज मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, जिससे आप लोगों को बीकॉम में जितना भी आपका बेसिक है, जो आपका जो बेस है वो मजबूत हो सके, और आगे जितना भी क्वेश्चंस आप लोग करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं रिलेट कर पाइएगा कि हम लोग इसको सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं। मेरा मम्मी को एक छोटा सा दुकान खरीदना है, और वो क्या कि एक छोटा सा दुकान खरीदा। वो बोला कि बेटा मुझे माई मॉम, यहाँ पर लिख देता हूँ माई मॉम, मुझे रोटी का दुकान खोलना है, रोटी बनाना, रोटी, आई विल प्रोड्यूस रोटी, जैसा हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं चपाती बनाना, चपाती, रोटी बनाना। तो जैसा हम लोग घर में मेरा मम्मी हम लोग के लिए रोटी बनाता, वैसा मेरा मम्मी क्या बोले कि चलो हम एक दुकान खोलते, छोटा सा एक दुकान खोलते, वहाँ पर हम लोग रोटी बनाएंगे और बेचेंगे उसको। तो मेरा मम्मी एक छोटा सा दुकान खोला, और एक सामने एक छोटा सा ऐसा एक छोटा सा एक स्टोर रूम ले लिया, एक स्टोर रूम हो गया, छोटा सा एक स्टोर रूम है, छोटा सा एक स्टोर रूम है। ये स्टोर रूम में क्या करते हैं हम लोग, आटा रखते हैं, आटा, स्टोर में आटा रखते हैं। तो मेरा मम्मी हमको बोला कि आटा लेके आओ, आटा लेके आना है हम लोग को, साल में हम लोग को कम से कम 3000 kgs आटा चाहिए, साल का बोल रहे हैं, साल का, पूरा साल का इतना हम लोग को चाहिए, ठीक है। तो मेरे मम्मी बोले कि 3000 kg पूरा साल का हम लोग आटा चाहिए। हम लोग महीना के हिसाब से 250 kg मंगा के रखेंगे, 250 kg मंगा के रखेंगे। तो मंथली पे, ये मेरा साल का हो गया, ईयरली का बता रहे, आई एम टॉकिंग अबाउट ईयरली का हो गया। तो मेरा मम्मी बोला कि 250 kg करके हमको मंथली में आटा चाहिए, मंथली में, ठीक है। अब ये जो क्वांटिटी हम लोग को चाहिए रोटी बनाने के लिए मंथली बेसिस पे, तो मेरा मम्मी को बोला जाओ एक काम करो, 250 kg लेके आ जाओ, पूरा महीना भर का दुकान से लेके आ जाओ। तो हम क्या किए, अब दुकान यहाँ से बहुत नज़दीक तो नहीं है, थोड़ा दूर जाना पड़ता है ट्रैवल करके, तो हम ऑटो पकड़ के जाते, थोड़ा ड्राइंग थोड़ा सा मेरा ख़राब होगा, ड्राइंग पे मत जाइएगा, कंसेप्ट पे जाइएगा मेरा। तो ये ऑटो पकड़ के हम जा रहे, ये ऑटो है, ऑटो पकड़ के जा रहे। तो ऑटो पकड़ के हम जाते तो मुझे नहीं भी करके, वन टाइम में मुझे नहीं भी करके 100 रुपीज़ मुझे आने जाने में लग जाते, मेरा फेयर प्राइस लग गया आने जाने में, फेयर प्राइस, ये मेरा फेयर प्राइस है आने जाने में। तो मम्मी बोला कि जाओ 250 kg आटा लेके आ जाओ। मेरा मम्मी का बात सुने, हम आटा लेने के लिए चल गए। अब मेरा दिमाग में एक बात आया कि अगर हम वन टाइम हम अगर ऑटो में करके जा रहे, और अगर हम 250 kg एक बार में लेके आ रहे, तो मुझे 100 रुपया ऑटो का फेयर प्राइस देना पड़ रहा है। क्यों ना हम ऐसा करें, क्योंकि हम तो पढ़ा लिखा है। अब मेरा मम्मी हम सोच रहे कि मेरा मम्मी को नहीं पता होगा और हम पढ़ा लिखा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक बार में ही जितना भी क्वांटिटी है जो सप्लायर जिससे हम आटा खरीद रहे, हम सारा सामान लाके क्या करें, मम्मी के सामने लाके दे, बोले देखो मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने आपका खर्चा को बचा दिया, मैंने सारा का सारा जो 3000 kg का जो साल का जो मुझे आटा चाहिए था, मैंने आटा लाके आपको दे दिया। मैंने क्या किया, लाके मम्मी को दिया, मम्मी को समझाने लगी, यहाँ पर खड़े यहाँ पर समझाने लगी मम्मी को। मम्मी बाहर निकला और मम्मी को हम समझाने लगे
मम्मी को हम समझाने लगे कि मम्मी देखिए मैंने आपका खर्चा को कम कर दिया। बोले कैसे? देखिए अगर हम 250 करके महीना भर में अगर जाएंगे, ऑटो करके जाएंगे, 250 की जगह महीना करके लेके आऊँगा तो मुझे एक बार में आपको उनको कितना देना पड़ रहा? 100 रुपये देना पड़ रहा है। तो ऐसा करके हम 250 अगर मंगा रहे मंथली करके, तो मुझे साल में कितना बार मंगाना पड़ेगा? 12 बार, 12 टाइम्स। तो मेरा मम्मी को समझा रहा है देखिए अगर हम 12 बार मंगा रहे तो हमको 12 बार 100 रुपया देना पड़ेगा ऑटो में आने जाने का। तो हम बोले कि अरे भाई तुम पढ़ा लिखा मूर्ख हो। बोले कैसे? तुम 100 रुपया चलो लेके आ गए, 12 बार करके आप लेके आ गए और तुम 1200 रुपया हमको दे दी। 1200 रुपया तुमने वहाँ पर 1200 रुपया तुमको पे नहीं करना पड़ा। तुमने एक बार में 3000 kg आटा लेके आ गए। अब आटा का भी जो सप्लायर से मंगा रहे, आटा का भी कुछ मेरा पर केजी प्राइस होगा। ये मान के चलो आटा का जो पर केजी प्राइस होगा 60 रुपया पर केजी है। अब अगर मम्मी एक बार हमको लाने के लिए देते हैं तो 250 गुना अगर हम 60 करेंगे, 250 गुना अगर हम 60 करेंगे तो लगभग मेरा कितना निकल गया? 250 गुना 60 मेरा कितना होता है? समथिंग कितना होता? अगर मल्टीप्लाई करेंगे 25 तो मेरा 15,000 रुपया समथिंग आ रहा है, 15,000 मेरा आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, 25 गुना अगर 6 करेंगे तो मेरा 150 आता, तो मेरा कितना आ जा रहा है? 15,000 रुपया आ रहा है। तो मैंने बोला कि देखो तुम अगर एक बार महीना में ला रहे हो तो मुझे 15,000 लग रहा है, लेकिन अगर तुम एक बार में पूरा का पूरा सामान पूरा साल का लेके आ जाते हो तो मुझे लग कितना जाएगा? इमेजिन कर सकते हो कितना लगेगा? 1,80,000 रुपया। तो मेरा मम्मी बोल रहा है कि देखो तुम तो मूर्ख वाला काम किया, तुम एक बार में लेके आओगे 15,000 पे, ठीक है, एक बार में तुम 15,000 का अगर तुम लेके आ रहे हो यहाँ पर तो मेरे लिए कॉस्ट थोड़ा कम पड़ रहा है। फिर मम्मी को बोल रहा है कि देखो भाड़ा भी तो ज़्यादा पड़ जा रहा है। बोले भाड़ा 1200 क्या है, अगर तुम एक बार में मंगा रहे हो 3,000 तो मुझे यहाँ पर 1,80,000, ये पैसा कहाँ से आएगा? तो मैंने बोला मम्मी हम बैंक से लोन ले लेंगे। हम बोले लोन ले लेंगे? बोले कितना का? बोले हम लोग बैंक से लोन ले लेंगे। बोले हम लोग 1,00,000 1.5 लाख का लोन ले लेंगे, बाद बाकी हम लोग मैनेज कर लेंगे। जब हम 1.5 लाख का लोन लेंगे तो लोन के ऊपर हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर लोन लेंगे तो मुझे लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पर एनम के बेसिस पे हमको 10% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब मम्मी बोलेगा देखो तुम साल का मेरा 15,000 का खर्चा भी तो बढ़ा दिए, क्योंकि लोन के ऊपर 10% का मेरा इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये जो इंटरेस्ट हुआ ना, इंटरेस्ट हमको यहाँ पर जो दिख रहा है इंटरेस्ट रेट लोन के ऊपर, ठीक है, जो इंटरेस्ट दिख रहा है ये इंटरेस्ट, इसको हम लोग बोलते होल्डिंग कॉस्ट। इसको हम लोग क्या बोलते? होल्डिंग कॉस्ट। और यहाँ पर जो हम भाड़े में करके ला रहे थे जो फेयर प्राइस था, ये मेरा जो वन टाइम लाने आने का, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। फिर मम्मी बोले चलो खाली लोन का ही किस्सा नहीं है यहाँ पर, लोन का ही किस्सा खाली नहीं है। अगर हम आटा लेके आता हूँ, तुम बताओ मेरे इतना छोटा सा जगह स्टोर रूम है, स्टोर रूम में हम लोग 250 kg तो रख सकते हैं, लेकिन 3,000 kg के लिए मेरे पास जगह कहाँ है? तो जगह के लिए भी मुझे एक स्पेस लेना पड़ेगा। अगर हम स्पेस लेता हूँ तो यहाँ का मेरा स्टोरेज कॉस्ट बढ़ नहीं जाएगा? हम बोलेंगे हाँ आप तो सही बोल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई तो मैंने ही किया हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा बुद्धि मेरा मम्मी का है। उन्होंने मुझे बताया कि देखो तुम ये कॉस्ट को कम करने के चक्कर में तुमने मेरा स्टोरेज कॉस्ट को बढ़ा दिया, तुमने यहाँ पर एक इंटरेस्ट का खर्चा को बढ़ा दिया। मम्मी फिर बोले चलो अगर हम स्टोर रूम ले भी लेता हूँ, तुम इतना दिन तक आटा को रखोगे, तो आटा को अगर तुम ज़्यादा दिन तक रखते होंगे, घर में भी अगर जानते होंगे, घर में भी अगर मम्मी अगर आटा को रखते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर तुम स्टोर करके रख रहे हो, तो एक चीज़ का प्रॉब्लम क्या पता है? सबको ही जानता होगा, चूहा वगैरह रहता है, चूहा घर में चूहा वगैरह रहता है, ठीक है, और कॉकरोचेस वगैरह रहता है। तो ज़्यादा दिन तक रखने से क्या होता है कि वो लोग अपना घर बसाने लग जाता है वहाँ पर। तो इसमें क्या होता है, इसमें वेस्टेज का चांसेस हो जाता है, वेस्टेज, पिलफरेज, ये सब का चांसेस हो जाता है। ये सब क्या होता है? वेस्टेज। जस्ट बिकॉज ऑफ होल्डिंग ये सब मेरा कॉस्ट, ये सब मेरा लॉसेस होना शुरू हो जाता है, कॉस्ट एंड लॉसेस मेरा होना शुरू हो जाता है। ओके, तो देयर आर सर्टेन परसेंटेज, जैसे कि मान के चलो कि अगर रखते भी तो हम बोले देखो इसमें कहीं भी नहीं कहीं भी करेंगे तो 5% का मेरा लॉस तो हो ही जाएगा अगर हम अपना गोडाउन पे लेके रख भी लिए तो ऑल टुगेदर देखा जाए, अगर हम अपना ऑर्डरिंग कॉस्ट को बचाने चल गए ये सोच के कि मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट 1200 नहीं देना पड़ेगा अगर 12 बार मम्मी हमको बोले लाने के लिए, और अगर हम 12 बार नहीं मांगा, अगर मैं एक बार अगर मंगा लेता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं ये कॉस्ट मेरा कम हो जाएगा। बट मेरा कौन सा कॉस्ट बढ़ जाएगा? मेरा होल्डिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाता है।
अब कॉस्टिंग का काम क्या है, जो कॉस्टिंग का जो काम क्या है, कॉस्टिंग एक ऑब्जेक्टिव्स होता है। पहले ऑब्जेक्टिव्स का आप लोगों को बताना चाहूँगा। कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, कॉस्ट को कंट्रोल करना और कॉस्ट को रिड्यूस करना। अब कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ टेक्निक्स चाहिए। वो टेक्निक कहीं ना कहीं हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से समझेंगे, मटेरियल कॉस्टिंग के माध्यम से समझेंगे। अब वो टेक्निक क्या क्या होता है आप लोग समझने के लिए ज़्यादा उत्सुक होंगे। जब वो कंसेप्ट कब समझ जाइएगा तो आपका भी अंदर एक मैनेजमेंट करने का तरीका आ जाएगा, फिर आपको ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग भी लगेगा। ठीक है, तो मुझे अगर ये कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, ये दोनों कॉस्ट को, देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम करना है, मुझे इस कॉस्ट को भी कम करना है, ऐसे तरीके से करना है जिससे मेरा क्या हो जाए कि मेरा मिनिमम कॉस्ट लगे, जिसमें नुकसान ना हो। इसीलिए आज हम लोग मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर में एक कंसेप्ट सीखने वाले जिसको हम लोग बोलते EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आज आप लोग को हम EOQ का एप्लीकेशंस, उसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है और उसके ऊपर एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चंस एग्जांपल के तौर पे कराऊंगा, जिससे आप लोग को इस चैप्टर के ऊपर एक अलग से कंट्रोल आ जाएगा और जब आप क्वेश्चन देखिएगा तो आपको आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाइएगा अच्छे से। तो अभी हम ये जितना मेरे बेसिक पार्ट है होपफुली आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर मैंने जितना भी आपको बात समझाया है कि यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट, दो कॉस्ट प्राइमरी है, एक हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट और एक हो गया होल्डिंग या स्टोरेज कॉस्ट, दोनों का मतलब सेम होता है। होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जा रहे हैं जिसको हम बोलेंगे EOQ, जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लोग बोलते हैं EOQ। नाउ इसका मतलब क्या होता है, आज हम लोग इसका मतलब को पहले समझेंगे। EOQ क्या होता है? EOQ इज द ऑर्डर साइज एट विच कैरिंग कॉस्ट, या जो मैंने आप लोग को बताया स्टोरेज कॉस्ट, या जो मैंने आप लोग को बताया होल्डिंग कॉस्ट, तीनों का मतलब सेम होता है, एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज मिनिमम। ठीक है, इज मिनिमम मतलब EOQ ऐसा ऑर्डर साइज है जहां पर आपका कैरिंग कॉस्ट और आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम होता है। मतलब ऐसा लेवल जहाँ पर आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट एकदम मिनिमम हो, जहाँ पर मेरा मम्मी ने मुझे डांट लगाया था ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए, फिर मेरा मम्मी बोले कि चलो अगर हम उसको बढ़ा भी लिए तो मेरा स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो स्टोरेज कॉस्ट में भी देखा जाए तो स्टोरेज कॉस्ट वहाँ से बढ़ रहा था। अगर हम ऑर्डर को कम कर रहे हैं तो ऑर्डर साइज को, तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो रहा था। ठीक है, अगर हम ऑर्डर कॉस्ट को हम लोग देख रहे हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, सुन लो। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मैंने क्या बताया, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है? जब हम लोग मैक्सिमम क्वांटिटी ऑर्डर कराएंगे, जब हम मैक्सिमम क्वांटिटी ऑर्डर कराएंगे, यहाँ पर मेरा जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, यहाँ पर जो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाएगा, राइट। अगर हम मैक्सिमम क्वांटिटी को बढ़ा दिए, जो मैंने एग्जांपल में बताया कि मुझे 3000 kg चाहिए था और मुझे ईच एंड एवरी टाइम हम जितना बार भी मंगा रहे थे तो मुझे कितना पर ऑर्डर कॉस्ट लग रहा था, 100 कॉस्ट पर ऑर्डर मुझे लग रहा था। ठीक है, कॉस्ट पर ऑर्डर 100 रुपीज़ लग रहा था एक बार ऑर्डर करने का। तो उस समय हम कितना बार मंगा रहे थे? मेरी मम्मी बोला था कि 250 kg करके मंगाओ। अगर हम 250 kg करके मंगा रहे और मुझे साल में अगर मुझे कितना चाहिए, पर एनम में कितना चाहिए, 3000 kg चाहिए, तो हम साल में इसको कितना बार मंगाएंगे? 250 करके देखा जाए तो मंथली करके हम 250 मंगा रहे, तो मंथली करके अगर देखोगे तो 250 एक महीना का है, तो 12 महीना का कितना होगा? 250 गुना 12 करो, हो गया 3000। तो कहीं ना कहीं हम 250 को कितना बार मंगा रहे हैं? यहाँ पर 12 टाइम्स मंगा रहे हैं। कैसे पता चला? ये जो मेरा 3000 kgs है, इसको हम लोग बोलते हैं एनुअल कंजम्पशन, मतलब साल का मुझे जो कंजम्पशन लगेगा। और ये जो मेरा 250 kg हो जा रहा है, ठीक है, जो 250 kg हो जा रहा है, ये मेरा हो गया ऑर्डर साइज। हम कितना बार एक बार में मंगाएंगे? एक बार में 250 भी मंगा सकते, 500 भी मंगा सकते, 1000 भी मंगा सकते, 3000 भी मंगा सकते। तो ये मेरा ऑर्डर साइज है जो कि मेरा मम्मी ने डिसाइड किया था। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मैंने 3000 kg अगर मैं 250 करके मंगा रहा हूँ, तो अगर 250 से अगर हम डिवाइड कर दे तो हमको कितना टाइम्स मिल रहा है? 12 टाइम्स। तो मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना बार देना पड़ जाएगा? 12 गुना 100, 1200, क्योंकि ऑर्डर कितना बार हो रहा है? 12 बार। कॉस्ट पर ऑर्डर कितना लग रहा है? 100।
तो अगर हमको ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए यहाँ से ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट मुझे कितना मिल जाएगा, 12 गुना 100 अगर कर दूंगा तो मुझे लग जाएगा 1200। तो ये मैंने मम्मी को समझाया था, देखो अगर हम लोग 12 बार नहीं मंगा के अगर एक बार मंगा लेते तो मेरा कॉस्ट कहीं ना कहीं एक ही बार लगता, ओनली 100 रुपीज़, क्योंकि 3000 एक बार मंगा लेंगे तो तुमको दोबारा ऑटो लेकर आना जाना अप डाउन नहीं करना पड़ेगा। बट मम्मी बोला कि तुम अगर एक बार में मंगा ले तो इतना पैसा तो हम लोग का पास तो नहीं है, तो हम लोग को लोन का सहारा लेना पड़ेगा। जब लोन का सहारा लिया तो हम लोग को कहीं ना कहीं इंटरेस्ट का खर्चा लग रहा था, क्योंकि एक बार में हमको पता है कि हमको पर यूनिट पर केजी का जो खर्चा लग रहा था कितना 60 रुपया लग रहा था, और पूरा साल का मुझे 1,80,000 लग रहा था। 250 गुना 60 15,000 देना एक पॉसिबल, बट 1,80,000 एक बार में देना इज़ नॉट पॉसिबल। इतना फंडिंग के लिए हमको कहीं ना कहीं लोन लेना पड़ेगा, और लोन लेने की वजह से मुझे इसमें कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी देना पड़ा था, इंटरेस्ट भी देना पड़ा था। वो जो इंटरेस्ट था एट 10%, उसको हम लोग क्या बोले थे, उसी को हम लोग होल्डिंग कॉस्ट या हम लोग इसको बोले थे कैरिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट या स्टोरेज कॉस्ट, तीनों का मतलब होता है सेम होता है, तीनों का मतलब, बस इसका नाम अलग अलग रखा गया, बट तीनों का मतलब सेम होता है। तो होल्डिंग कॉस्ट क्या हो गया, इसमें हम लोग जितना मिनिमम क्वांटिटी मंगाएंगे उतना मेरा जो होल्डिंग कॉस्ट है, जो मेरा स्टोरेज कॉस्ट है वो मिनिमम होगा। ठीक है, जितना हम लोग मिनिमम क्वांटिटी मंगाएंगे उतना मेरा स्टोरेज कॉस्ट कम होगा। मतलब बोल सकते ऑर्डरिंग कॉस्ट का क्वांटिटी का जो रिलेशन, ये लोग का जो रिलेशन है क्वांटिटी, ऑर्डर साइज का, क्वांटिटी का और कॉस्ट का, क्वांटिटी और कॉस्ट का यहाँ पर दिखा दे, क्वांटिटी का और कॉस्ट का, यहाँ का जो रिलेशन है वो इनवर्स है। मतलब सर क्या, इन्वर्स मतलब क्या हो गया, इन्वर्स मतलब जितना क्वांटिटी को बढ़ाएंगे उतना मेरा कॉस्ट क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा। राइट, यहाँ पर ही देख लो, ऑर्डर साइज को मैंने यहाँ पर जब 12 बार रखे तो कॉस्ट बढ़ जा रहा था, क्योंकि ऑर्डर साइज को मैंने बढ़ा दिया, ऑर्डर साइज को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। ऑर्डर साइज को यहाँ पर मैंने यहाँ पर कितना किए थे, 12 बार मंगा रहे थे, कम कर दिए थे, यहाँ पर 250 कर दिए थे, 3000 था, यहाँ पर 250 कर दिए। तो जितना हम ऑर्डर साइज को कम रख रहे, ठीक है, जितना हम यहाँ पर ऑर्डर साइज को कम रख रहे, ठीक है, उतना मेरा कॉस्ट बढ़ जा रहा है। दैट मीन्स क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी हम 3000 की जगह पर अगर हम 250 मंगा रहे, क्वांटिटी साइज को अगर हम 250 कर दिए तो हमको 12 बार मंगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें जितना अगर हम क्वांटिटी साइज को बढ़ा दें, 250 नहीं करके अगर हम 3000 कर देंगे तो हमको एक बार मंगाना पड़ेगा, और एक बार मंगाने का मुझे कॉस्ट कितना लगेगा, ओनली 100 रुपीज़। इसीलिए अगर हम 250 करके मंगाएंगे तो हमको ज़्यादा बार मंगाना पड़ेगा, इसके वजह से कहीं ना कहीं मेरा कॉस्ट बढ़ जाता है। इसलिए इसका रिलेशन क्या हो रहा है, देखो इन्वर्स हो रहा है, इन्वर्स। लेकिन वही अगर कैरिंग कॉस्ट का देखेंगे, इसमें क्या है, जितना मेरा क्वांटिटी कम होगा, उतना मेरा कॉस्ट कम लगेगा। क्यों, क्योंकि अगर क्वांटिटी कम है तो स्टोरेज में मुझे कम लगेगा, स्टोर जो हमको चाहिए एरिया भी हमको कम लगेगा, हमको उतना फंडिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा। स्टोर में अगर उतना सामान नहीं रखा हुआ है तो वेस्टेज का चांसेस कम हो जाएगा। ठीक है, वेस्टेज का चांसेस कम हो जाएगा तो मेरा कॉस्ट कहीं ना कहीं अपने आप मिनिमाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर अब ये दो रिलेशन के बेसिस पे हम लोग, मैंने बताया कि हमको EOQ लेवल जानना है, तो EOQ लेवल मैंने क्या बताया कि ऐसा ऑर्डर साइज होता है जहाँ पर कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन सब कैसा होता है बता रहे। EOQ का जो लेवल होता है ना, इसको हम लोग एक सिंपल एक वन लाइनर में इसको खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि ये सब डेफिनेशंस बुक वगैरह में बहुत बड़ा चढ़ा के भी लिखा हुआ है, जो कि हम लोग को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होता है। जस्ट आप लोग को बस एक ही माइंड पे रखना है, व्हाट इज EOQ। EOQ एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों बराबर हो जाता है, दोनों इक्वल हो जाता है। मतलब क्या बताने मांग रहे कि ये जो कॉस्ट है ऑर्डरिंग कॉस्ट और ये जो कॉस्ट है होल्डिंग कॉस्ट, दोनों आपस में बराबर दिखेगा, इक्वल दिखेगा। मतलब EOQ इज अ लेवल वेयर योर ऑर्डरिंग कॉस्ट इज जस्ट इक्वल टू योर कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर सिंपल देखो हम लिख सकते हैं EOQ इज नथिंग बट, कोई भी अगर हम लोग को पूछे, प्रोफेसर पूछे, कोई भी पूछे हम लोग को, तो हम लोग उनको जवाब क्या देंगे, EOQ इज नथिंग बट it is a level at which ordering cost को हम लोग OC से इंडिकेट करते हैं, इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट को हम लोग CN से इंडिकेट करते हैं। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ओके, दिस इज योर EOQ। ये मैंने डेफिनेशन के तौर पे बताया हुआ है। हम लोग को इतना बात जो समझ में आया हुआ है
ये हम लोग एक लाइनर में EOQ का मतलब समझ सकते हैं कि EOQ बस क्या होता है, एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, अब इसका हम एनालिसिस करेंगे। हम लोग अभी डेफिनेशन को बहुत प्रॉपर तरीके से बहुत टाइम लेके समझे, अब इसको हम लोग एनालिसिस को समझेंगे कि EOQ का फॉर्मूला कैसे बना, क्योंकि सब कोई फॉर्मूला का रट रहा है। एवरीवन इज मगिंग अप द फॉर्मूला, बट हम लोग को फॉर्मूला को रटना नहीं है, हम लोग को फॉर्मूला को समझना है। ठीक है, तो हम लोग जितना भी यहाँ पर बात को डिस्कस किए हुए, अब हम लोग इसका फॉर्मूला को अंडरस्टैंड करेंगे, देन हम लोग एक सैम्पल्स क्वेश्चन में जाएंगे जिसके मदद से आप लोग को क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग बेस कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट, सबसे पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए मुझे देखना होता है नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर हम लोग को देखना पड़ता है, मल्टीप्लाइड बाई मुझे कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर लग रहा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, मुझे एक बार ऑर्डर करने का कितना कॉस्ट लग रहा है वो हम लोग को देखना है। तो ये नंबर ऑफ ऑर्डर कैसा निकलता है, अभी मैंने बताया था कि मुझे चाहिए एनुअल कंजम्पशन, तो एनुअल कंजम्पशन जो मुझे चाहिए उसको हम ऊपर लिख लेंगे इस एनुअल कंजम्पशन को, और जितना हम ऑर्डर साइज करें, जितना हम ऑर्डर साइज कर रहे हैं, ऑर्डर साइज को हम लोग क्वांटिटी से डिनोट कर सकते हैं, क्यू, किससे डिनोट कर सकते हैं, क्यू। जैसा मेरा मम्मी को चाहिए था कितना, 3000 kg चाहिए था रॉ मटेरियल पूरा साल का, और एक बार में हम कितना ऑर्डर कर रहे हैं, जैसे ऊपर एक बार में मम्मी बोल रहा था 250 kg ऑर्डर करो। अब ये चेंज हो सकता है, इट इज़ वेरिएबल, इट कैन बी 250, इट कैन बी 500, इट कैन बी 1000, डिपेंडिंग ऑन कि मुझे कितना चाहिए महीना के हिसाब से, या तो अपना जो टाइम के हिसाब से मुझे लगेगा, 3 महीना बाद भी लग सकता है, 1 महीना बाद भी लग सकता है, 5 दिन बाद भी लग सकता है, डिपेंड करता है। तो यहाँ पर 3000 kg मुझे साल का चाहिए और 250 kg मेरा मम्मी ने बोला था कि महीना करके लेके आना, तो मैंने क्या किया था, 3000 एनुअल हो गया, 250 जो रिक्वायर्ड था, इसको डिवाइड करने से मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर मिल जाता। ठीक है, ऐसा भी हो सकता था मम्मी बोलते चलो कुछ नहीं तुम 500 kg करके लेके आओ, 2 महीना बाद, तो 500 kg करके लेके आता, सपोज मम्मी हमको बोलते 250 नहीं 500 kg लेके आओ, 250 नहीं 500 kg लेके आओ, तो अगर इसको हम डिवाइड करते तो मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं 6 टाइम्स मिल जाता। यहाँ पर हम लोग को कितना मिल रहा था, 12 टाइम्स, यहाँ पर हम लोग को कितना मिल जाता है, 6 टाइम्स। तो जितना हम यहाँ पर क्वांटिटी को बढ़ाएंगे मेरा ऑर्डर कम होते जाएगा, मैंने बताया ना, क्वांटिटी को जितना बढ़ाएंगे यहाँ पर उतना मेरा यहाँ पर क्या होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होते जाएगा, क्योंकि दोनों का रिलेशन क्या होता है, इन्वर्स होता है। अगर यहाँ पर हम 600, यहाँ पर अगर हम 600 रखेंगे तो मेरा कहीं ना कहीं टाइम्स और कम हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 1000 रखेंगे तो कहीं ना कहीं मेरे यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो जितना हम क्वांटिटी को बढ़ाएंगे उतना मेरा ऑर्डर कम होते जाएगा, और जितना ऑर्डर मेरा कम होते जाएगा मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम होते जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया, एनुअल कंजम्पशन, जिसको हम लोग ए से लिख सकते, इंडिकेट कर सकते एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाई क्यू इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट को मैंने बताया था शॉर्ट फॉर्म में, इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग, ओसी से इंडिकेट करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, सिमिलरली हमको क्या देखना है, कैरिंग कॉस्ट देखना है, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसा निकलता बता रहे, जब भी हम लोग क्वांटिटी को ऑर्डर किए, स्टोर रूम की तरफ ऑर्डर किए हुए, स्टोर रूम में जाकर हम क्वांटिटी को रख रहे हैं, यहाँ पर स्टोर रूम में क्वांटिटी को रख रहे हैं, तो स्टोर रूम में आज क्वांटिटी को रखेंगे, कभी ना कभी ये क्वांटिटी 0 हो जाएगा। अकाउंट्स के लैंग्वेज में बोला जाता है कि हम लोग को एट दी स्टार्टिंग से लेकर एट दी एंड तक हम लोग हमेशा एवरेज स्टॉक को लेते हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम लोग हमेशा किसको लेते हैं, एवरेज स्टॉक को लेते हैं। एंड वी ऑल नो व्हाट इज एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसा निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो हम लोग को पता है कि जब हम लोग यहाँ पर जब हम लोग स्टॉक को डालेंगे तो स्टार्टिंग में तो मेरा पास कुछ स्टॉक रहेगा, 250 स्टॉक रहा, फिर कभी ना कभी जाके क्या हो जाएगा, एंड में वो 0 हो जाएगा। तो एंड में मेरा क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्या होगा, 0 होगा, फिर ओपनिंग होगा, फिर 0 होगा। तो अगर इसको हम एवरेज भी किए तो 250 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 किए तो मुझे अल्टीमेट क्या मिला, 250/2 ही मिला, क्योंकि 250 प्लस 0 क्या होता है, 250 होता है, डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे हम लोग। तो अल्टीमेट क्या मेरे क्वांटिटी हुआ ना कि जो मेरा मम्मी ने ऑर्डर किया था, क्यू, इसको हम क्यू से इंडिकेट करें। तो जब भी हम लोग कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे ना तो हमेशा माइंड पे रखना है कि ऑलवेज हम लोग एवरेज पे निकालते हैं। एवरेज मतलब यहाँ पर क्या निकल रहा है, क्यू डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू डिवाइडेड बाई 2, इट इज एवरेज। ठीक है, हम लोग हाफ ऑफ क्यू भी लिख सकते थे, तो इसको ऐसा भी लिख सकते थे, हाफ ऑफ क्यू, ऐसा भी चलता है। अब मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये मेरा कैरिंग कॉस्ट जब भी हम निकालेंगे तो मेरा पर यूनिट का कुछ ना कुछ खर्चा लगता होगा। ये एवरेज मेरा क्वांटिटी आ गया, इसका कुछ ना कुछ कॉस्ट पर यूनिट लगेगा, पर यूनिट। हमेशा याद रखना है कैरिंग कॉस्ट हमेशा किस पे लगता है, पर यूनिट पे लगता है। तो यहाँ पर किस पे लगेगा, कॉस्ट पर यूनिट पे लगेगा। तो इसलिए कॉस्ट पर यूनिट को देखो हम लोग CN से इंडिकेट करते हैं। देखो ये शॉर्ट में लिखा हुआ कैरिंग कॉस्ट,
ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं पर यूनिट पे। कैरिंग कॉस्ट ऑलवेज चार्ज ऑन, यहाँ पर देखो लिख रहे ऑलवेज चार्ज ऑन, ऑलवेज चार्ज ऑन कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, ठीक है। और मैंने अभी बताया कि यूक्यू क्या होता है, इट इज़ अ लेवल वेयर ओसी इक्वल टू सी एन। तो देखो ओसी इक्वल टू सी एन होते हैं, यूक्यू का मतलब क्या होता है, ओसी इक्वल टू सी एन। नाउ हमको पता है ओसी का, देखो यहाँ पर मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला हम लोग लिख लिए थे। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, ए डिवाइडेड बाई क्यू इंटू सी एन। ये क्या हो गया, सॉरी ए डिवाइडेड बाई क्यू इंटू ओ सी, ये क्या हो गया मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू मैंने क्या बताया था वहाँ पर, क्या कैरिंग कॉस्ट है। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला और कैरिंग कॉस्ट का क्या, क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी एन, ठीक है। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 AOC डिवाइडेड बाई क्यू इक्वल टू, देखो यहाँ पर QCN है, QCN डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब इसको A इंटू हम लोग OC कर दिए यहाँ पर AOC डिवाइड बाई क्यू, और इसको मल्टीप्लाई किया Q इंटू CN डिवाइड बाई 2। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो क्या होगा 2 AOC इक्वल टू, ये हम लोग का आ गया QCN, तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर CN। ये हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई कर रहे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो Q स्क्वायर दिख रहा है इसका स्क्वायर रूट को हम लोग को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, Q स्क्वायर को वैसे ही रख देना है, 2 AOC डिवाइडेड बाई CN को हम क्या किए, जस्ट इक्वेशन किस तरफ लेके आए तो डिवाइड में चल गया। तो यहाँ पर जो स्क्वायर था इसको स्क्वायर को हम इस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 2 AOC डिवाइडेड बाई CN। ये जो तुमको दिख रहा होगा Q इक्वल टू रूट ओवर 2 AOC CN, इसी को हम लोग बोलते हैं EOQ लेवल। तो ये EOQ का तुमको बुक में फॉर्मूला दिखेगा, जो कि सबको इस फॉर्मूला को रटता भी है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को रटेगा ही, कोई इसका फॉर्मूला को समझेगा नहीं। तो मैंने आप लोगों को कहीं ना कहीं एनालिसिस दिखाया कि इसका फॉर्मूला बना कैसे, हाउ इट इज मेड। तो EOQ मेड बाय दिस वे, और एग्जैक्टली इस मीनिंग को डिफाइन कर रहा है। ये जो फॉर्मूला है इस मतलब को डिफाइन कर रहा है यहाँ पर, कि वाई इट इज कॉल्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, एंड इट्स एग्जैक्टली डिफाइंड EOQ is nothing but ordering cost is just equal to carrying cost and it's minted। और ये बना के भी दिखाया, फॉर्मूला को बना के भी दिखा दिया, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हम लोग का ये जो मेरा जो पूरा चैप्टर्स का जो आपको जो टॉपिक समझा रही EOQ, ये पूरा क्लैरिटी के साथ आपको समझ में और अच्छा से आ जाएगा। आई थिंक अभी तक आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, इतना एक्सप्लेनेशन पे जाता नहीं क्योंकि सबको क्वेश्चंस करने से ज़्यादा मतलब रहता है। बट मेरा एक मानना है कि अगर आप जिस चीज़ को समझ रहे होंगे कोई चीज़ को, तो बहुत अच्छे से समझे, क्योंकि मेरा यहाँ पर काम ही है, इस चैनल का मेरा काम ही है कि आपको क्लैरिटी देना, हर एक टॉपिक पे क्लैरिटी देना, उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो अभी मिटा के हम इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन हम अभी एग्जाम्पल दे रहे, और उस एक एग्जाम्पल को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम्पल हम छोटा सा बना रहे, सपोज मुझे एनुअल जो कंजम्पशन चाहिए साल का, हम कुछ एग्जाम्पल लिए से 36,000 यूनिट्स का मेरा क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट है, ओके। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर करने का मुझे यहाँ पर 100 रुपीज़ लग रहा है। कैरिंग कॉस्ट मुझे यहाँ पर से 20 रुपीज़ लग रहा है, ओके। मुझे 20 रुपये का कैरिंग कॉस्ट लग रहा है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे इसमें से EOQ निकालना है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को समझाया हुआ है। सेकेंड, अब इसमें EOQ का करने का पर्पस क्या है, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द पर्पस कि EOQ में सही में क्या आप जो करा रहे हैं EOQ सबसे मिनिमम कॉस्ट निकाल के देता है। इसको प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर कुछ कंडीशन देंगे। इफ मैनेजमेंट वांट टू बाई 1000 यूनिट्स, ठीक है, 1 टू बाई और 1 टू ऑर्डर भी लिख सकते हैं, 1 टू ऑर्डर 1000 यूनिट्स ईच टाइम, विल इट बी रिकमेंडेड, क्या इसको हम रिकमेंडेड करना पसंद करेंगे? ठीक है, तो मेरा पास EOQ है
ठीक है, और हमको बोला अगर 1000 का हम क्वांटिटी मंगाएं, क्या इसको हम रिकमेंडेड करना ज़्यादा पसंद करेंगे? तो लेट अंडरस्टैंड EOQ कैसे निकलेगा यहाँ पर मेरा। तो EOQ अभी भी मैंने सीखा हुआ, EOQ क्या होता है? EOQ √2 AOC डिवाइडेड बाई CN, जो कि मैंने आप लोग को पूरा एनालिसिस करके इस फॉर्मूला को समझाया कि फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है। ए का मतलब क्या हो गया? वेयर ए इज माई एनुअल कंजम्पशन, सो वी कैन सी एनुअल कंजम्पशन इज 36,000 यूनिट्स, जो कि मुझे साल का रिक्वायरमेंट है। जैसा मैंने मम्मी को वहाँ पर 3000 kg का रिक्वायरमेंट था, यहाँ पर 36,000 का रिक्वायरमेंट है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है यहाँ पर? 100। कैरिंग कॉस्ट यहाँ पर कितना है? 20, 20 रुपीज़ का यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट है। अब इसको हमको करना है क्या? जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसको कंप्लीटली यूज़ करना है। 2 इंटू मेरा एनुअल कंजम्पशन हो गया, इतना मेरा हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाई 20। अब इसको थोड़ा काट पीटेंगे तो देखेंगे कितना आ रहा है मेरा, यहाँ पर देखना पड़ेगा। इसको अगर काट पीटेंगे तो मेरा यहाँ पर आएगा, यहाँ से 2 कट गया, यहाँ से 0 कट गया, तो 36000। तो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं 600 यूनिट्स मिल जा रहा है, 600 यूनिट्स, 600 मुझे यहाँ पर यूनिट्स मिल रहा है। ओके, तो ये मेरा क्या हो गया? दिस इज माई EOQ। लेकिन मैनेजमेंट चाह रहा है कि नहीं, मुझे 1000 यूनिट्स ही मंगाना है, 600 यूनिट्स हमको नहीं मंगाना। और मैंने क्या बताया? EOQ ऐसा एक लेवल है जहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट हमेशा क्या आने वाला है? इक्वल आने वाला है। इससे ये प्रूव होने वाला है। जो ये फॉर्मूला को बनाया हुआ है, वो फॉर्मूला का मतलब कहीं ना कहीं हम लोग को यहाँ पर दिखेगा। अभी देखो, यहाँ से एक स्टेटमेंट बनेगा मेरा, एक स्टेटमेंट बनाएंगे, कंपैरेटिव कॉस्ट स्टेटमेंट, कंपैरेटिव कॉस्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पर हम दोनों क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे यहाँ पर, ठीक है, दोनों क्वांटिटी को कंपेयर करने वाले। विल कंपेयर बोथ ऑफ द क्वांटिटी। एक तो हम EOQ वाला जो भी क्वांटिटी निकाला हुआ है 600 यूनिट्स वाला, और एक जो मैनेजमेंट चाहता है। मैनेजमेंट कितना चाहता है? 1000 क्वांटिटी वो ऑर्डर करना चाहता है। सबसे पहले हम लोग जब भी कॉस्ट स्टेटमेंट निकालते हैं, सबसे पहला बात, हमको तो इतना क्वांटिटी खरीदना ही है, कुछ भी हो जाए इतना मुझे क्वांटिटी खरीदना ही है। अच्छा, इसका हम कॉस्ट पर यूनिट लिख लेता हूँ, कॉस्ट पर यूनिट 1 रुपया रख लेता हूँ। इसका मुझे खरीदना ही है, क्वांटिटी खरीदना ही है। अगर हम किसी से भी ऑर्डर करें तो मुझे 1 यूनिट का कितना देना पड़ेगा? 1 रुपया देना पड़ेगा। तो मुझे मटेरियल का कॉस्ट तो मुझे साल में देना ही है, बट ये कॉस्ट को हमको मेरा हाथ में कंट्रोल है, ये कॉस्ट मुझे देना ही पड़ेगा। जो मटेरियल हम खरीद रहे मार्केट से, वो 1 यूनिट के 1 रुपया तो लेगा ही लेगा। तो यहाँ पर जो मेरा मटेरियल का कॉस्ट है वो तो मुझे लगना ही है, कुछ भी हो जाए। हम किस कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं? ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट को, बट मटेरियल कॉस्ट तो मुझे लगेगा ही। ठीक है, आटा का प्राइस तो लगेगा, कभी भी लो, चाहे वो आज लो या कल लो या 1 महीना बाद लो, आटा का पैसा तो लगेगा। बट जो आने जाने का खर्चा हो गया, स्टोर रूम में रखने का खर्चा हो गया, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मटेरियल का कॉस्ट है वो कैसे निकलेगा? मटेरियल का कॉस्ट, जितना मेरा मटेरियल है 36,000 यूनिट्स, 36,000 यूनिट्स मेरा मटेरियल है। 1 यूनिट का 1 रुपया, तो 36 का कितना लग जाएगा मेरा? 36,000 लग जाएगा। 36 का मुझे कितना लग जाएगा? 36,000 अमाउंट लग जाएगा। ओके, ये मेरा मटेरियल कॉस्ट है। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट, यहाँ भी मेरा मटेरियल कितना लगेगा? यहाँ भी मेरा मटेरियल कॉस्ट उतना ही लगेगा। मटेरियल कॉस्ट कभी कम नहीं होगा, मटेरियल कॉस्ट तो उतना ही रहने वाला है। हाँ, हालांकि बाद में डिस्काउंट का भी ऑफर दे सकते हैं, बट अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करें इसलिए हम लोग छोटा से पहले एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं इसको। 36,000। ओके, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट लेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट। और मैंने बताया था ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसा निकलता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसा निकलता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट निकलता है जितना मेरा एनुअल कंजम्पशन है डिवाइडेड बाय जो हम क्वांटिटी मंगा रहे, मल्टीप्लाइड पे यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, यही होता है मेरा। तो यहाँ पर जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है मेरा, यहाँ पर जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो निकलेगा कैसे? मेरा एनुअल कंजम्पशन कितना? 36,000 यूनिट्स। यहाँ पर एक बार मेरा EOQ कितना है? जितना मेरा यहाँ पर EOQ, इतना हम क्वांटिटी मंगा रहे एक बार में, जितना बार मंगाएंगे उतना बार यहाँ पर लिख लेंगे। इससे मुझे क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ ऑर्डर। एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी मुझे क्या निकाल के देता है? नंबर ऑफ ऑर्डर। इनटू यहाँ पर क्या करेंगे? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना? 100 रुपये। जब इसको हम लोग डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसको काट पीटेंगे तो मुझे यहाँ पर 6,000 रुपया मिल रहा है ऑर्डरिंग कॉस्ट का। अच्छा, अगर हम यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल लें, यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल ले, अगेन यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट सिमिलरली वैसे निकलेगा, A डिवाइड बाई Q इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अब मेरा यहाँ पर जो एनुअल कंजम्पशन है वो कितना? एनुअल कंजम्पशन है 36,000 यूनिट्स, और एक बार में ऑर्डर कितना कर रहे हैं? 1000, क्योंकि यहाँ पर था 600, यहाँ पर है 1000, तो जितना हम ऑर्डर साइज करेंगे उतना से हम डिवाइड करेंगे, मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर मिल जाएगा। मल्टीप्लाइड में यहाँ पर क्या करेंगे? 100 करेंगे।
जब इसको हम काट पीटेंगे तो मुझे यहाँ पर कितना मिल जाएगा, यहाँ पर हमको मिल जाएगा 3600। तो तुम देखो यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो चुका है, यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर साइज को बढ़ा दिए थे। जब भी ऑर्डर साइज को बढ़ा देंगे मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होता है। मैंने बताया ना ऑर्डरिंग कॉस्ट का जो रिलेशन होता है क्या होता है, क्वांटिटी बढ़ने पे कॉस्ट क्या होता है, कम हो जाता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाता है। ये रिलेशन हमेशा याद रखना हम लोग, हमेशा हम लोग को कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना। सम्स तो हज़ारों बनाएंगे, 100 बनाएंगे, 200 बनाएंगे, 300 बनाएंगे, बट हमेशा हम लोग को कहीं ना कहीं कंसेप्ट पे ध्यान देना। अब उसके बाद हम लोग का जो थर्ड हो गया कैरिंग कॉस्ट, जिसको हम लोग होल्डिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला हम लोग क्या सीखे थे, Q डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट, ये सीखे थे हम लोग। ठीक है, ये हम लोग सीखे हुए थे, Q डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट। तो Q डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट अगर करेंगे तो हम लोग का क्वांटिटी कितना है, यहाँ पर 600 है, इंटू 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट हम लोग का यहाँ पर कितना 20 है, 20 कैरिंग कॉस्ट हम लोग यहाँ पर 20 है। अब देखो यहाँ से अगर काटेंगे हम तो यहाँ पर आ रहा है 10, तो यहाँ पर हमको कितना मिल गया, कैरिंग कॉस्ट कितना मिल गया, 6000 यूनिट्स हम लोग को मिल चुका है। अगेन अगर यहाँ पर हम कैरिंग कॉस्ट निकाल रहे हैं, यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट, तो अगेन यहाँ पर हमको क्या करना होगा, Q डिवाइडेड बाई 2 इंटू CL। तो यहाँ पर मेरा जो Q लग रहा है कितना लग रहा है, 1000, क्योंकि क्वांटिटी यहाँ पर हम 600 मंगा रहे थे, यहाँ पर 1000 मंगा रहे थे, डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट यहाँ पर कितना लग गया है 20, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है 10,000। मल्टीप्लाई करेंगे काटेंगे तो 10,000। इसको अगर टोटल करेंगे हम लोग तो यहाँ पर टोटल में हमको मिल रहा है कितना 48,000, और यहाँ पर हम टोटल करेंगे 36 और 10 46, ये मेरा लग रहा है 49,600। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि EOQ का लेवल में, जो कि मैंने बताया था कि EOQ ऐसा लेवल है जहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर किसका होता है, कैरिंग कॉस्ट के बराबर होता है। एग्जैक्टली देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं 6000 का ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों इक्वल यहाँ पर दिख रहे हैं, और यहाँ पर दोनों इक्वल नहीं दिख रहे, इस वजह से आपका जो कॉस्ट हो गया इस ऑर्डर साइज में EOQ का लेवल में 48,000 लग रहा है, और विदाउट EOQ जब जा रहा है तो मुझे 49,600 लग रहा है, जो कि मेरा एक्सेस कितना यहाँ पर खर्चा जा रहा होगा देखोगे तो एक्सेस कहीं ना कहीं इफ़ यू गो विथ मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग गए 1000 के साथ, तो मेरा जो एक्सेस कॉस्ट लग जाता वो कितना लग जाता 48, और यहाँ पर 49,600 है, 1600 रुपये मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाता अगर हम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जाते। बट बाई फॉलोइंग EOQ पॉलिसी वी कैन सेव 1600 रुपीज़। ओके, सो कहीं ना कहीं EOQ का यही पर्पस होता है कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना, और कॉस्टिंग का यही पर्पस होता है कि कॉस्ट को रिड्यूस करना है, कंट्रोल करके कॉस्ट को रिड्यूस करना है। ठीक है, तो होप आई थिंक आप लोग को पूरा कहीं ना कहीं चैप्टर्स का जो फर्स्ट टॉपिक है EOQ अच्छे से समझ आया होगा। आगे का भी जितना भी बहुत सारा टॉपिक होगा, लेवल्स ऑफ स्टॉक है, जहाँ पर हम लोग यूनिफॉर्म कंजम्पशंस, वेरिएबल कंजम्पशंस, वैल्यूएशंस ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट करेंगे, कोटेशंस बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे। तो और भी ऐसा बहुत सारा मेरा चैप्टर्स अपलोड होते रहेगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और इसके आगे इसके जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे विथ आंसर कीज, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। कुछ भी अगर आपको डाउट्स होता तो कमेंट बॉक्स में भी यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, नहीं तो मेरा कहीं ना कहीं पर्सनल जो मेरा नंबर्स है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर द क्लासेस यू हैव अटेंडेड प्रॉपर्ली। नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और अपना सारा फ्रेंड्स लोग को शेयर्स करना, वो लोग को भी कहीं ना कहीं इस क्लासेस का बेनिफिट मिलना चाहिए।